कि पार्टिकल मूव इन सर्कल ऑफ द रेडियस, एक पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस 0.25 इन मीटर है एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये जो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है ये आपके पास डेटा से देख ले, यूनिट से पहचान लिया करें, ये एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। और आपको पता है एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। तो ये असल में आ जाता है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मीटर पर सेकंड में बताना है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही पूछ रखा है, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पूछ रखा है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का इक्वेशन आपको पता है वो आपके पास r इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। तो सारे का सारा डेटा दे रखा है, जस्ट आपने ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करनी है, पुट करनी है, और पुट करने से आपके पास इसका आंसर जो है, पुटिंग आप खुद कर लें, सॉल्व खुद कर लें आप, इसको पुट करने से आपके पास आंसर आ जाता है 4 पाई आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 है ना, तो 4 पाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन। और इसका ऑप्शन मौजूद है सी। MCQ नंबर 2 कर लें। द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड, फ्रिक्शन की फोर्स बताई गई है टायर और रोड के बीच 0.5 mg। असल में फ्रिक्शन की फोर्स का फार्मूला होता है, आपको पता है, स्मॉल f जैसे लिखते हो, म्यू इंटू n होता है ना, तो ये mg से ये, इसका मतलब है ये वाली चीज़ म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और ये mg है। तो इसे में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है जी, द कार ये मूव कर रही है ऑन द कर्व ऑफ द रेडियस, कार किस रेडियस में मूव कर रही है जनाब, 10 मीटर के रेडियस में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी बताएं। तो आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला म्यू gr था, फ्रिक्शन और हिसाब से उसकी सेफ स्पीड लिमिट जो है ये मैं टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। तो म्यू आपको पता चल चुका है कितना है जनाब 0.5, g की वैल्यू पता है और r पता है 10, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर लें तो 7 आंसर आ सकता है मीटर पर सेकंड में, और इसका राइट ऑप्शन आपके पास आ रहा है बी। MCQs नंबर 3 पर आ जाए डियर स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 3 में कहा है अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg इज टाइड विद अ स्ट्रिंग, 0.5 kg का स्टोन स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है, 1 मीटर उसकी लंबाई है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो टेंशन बतानी है। तो टेंशन से मुराद यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv²/r होती है, और जो डेटा आपको दिया गया है स्टोन का मैस 0.5 kg आपको दे रखा है, और लेंथ जो है धागे की वही रेडियस होता है, वो आपके पास 1 मीटर है, और लीनियर वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। तो तमाम डेटा आपको दे रखा है, जस्ट पुट करना है, और पुट करने से आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 न्यूटन, और राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। MCQs नंबर 4 पे आ जाएं डियर स्टूडेंट्स। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये डिटेल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बता चुका हूँ। मैं बताया कि जितने भी लीनियर या पोलर वेक्टर हैं कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसमें क्या है लीनियर वेलोसिटी नहीं, वो चेंज होती रहती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, ये भी चेंज होता है, और एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, और इसमें सेंट्रीपिटल अलग लिखा है और एक्सेलरेशन अलग लिखा है, तो इसमें कोई ऑप्शन में थोड़ी सी मसला है बहरहाल। तो इसमें आपको बहरहाल और राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है स्पीड, स्पीड जो है वो डी ऑप्शन है। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो कांस्टेंट्स हैं मैंने बताए थे आपको, लीनियर स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी इसका कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी इस मोशन में कांस्टेंट होते हैं। तो ये इसके कुछ कांस्टेंट्स मैंने आपको बताए थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स भी बताए थे,
कांस्टेंट्स भी बताए थे और ज़ीरो वैल्यू के कांस्टेंट्स भी बताए थे। ये वीडियो लेक्चर आप देख लें पुराना। MCQs नंबर 5 पे आ जाएं। When a body is taught to roll on an inclined plane, the potential energy is converted into, inclined plane पे जब रोलिंग शुरू करती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है? ट्रांसलेशनल में ओनली? नहीं। ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल ओनली? हाँ, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास रोलिंग किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और रोलिंग ट्रांसलेशनल और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी का सम है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी, बस पोटेंशियल एनर्जी रोलिंग में कन्वर्ट होती है, रोलिंग इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। सो द राइट ऑप्शन इज द बी। एंड MCQs नंबर 6 पे आ जाइएगा। अ फ्लाई व्हील rotates about a fixed axis and slow down from 30 revolution per minute to 100 revolution per minute in 2 minutes. एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है प्यारे बच्चों। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? एक रोल कर रहा है, एक व्हील है, फ्लाई व्हील, 300 RPM से 100 है RPM तक वो कन्वर्ट हो जाती है। रेवोल्यूशन पर मिनट को आपको पता है रेडियन पर सेकंड में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ मिनट में ही पूछा है आंसर। रेवोल्यूशन को सिर्फ कन्वर्ट कर लें रेडियंस में, और पर मिनट में एक्सेलरेशन पूछा है। टाइम आपको दे दिया है प्यारे बच्चों 2 मिनट्स। तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल ओवर डेल्टा टी है, और डेटा को रेवोल्यूशन, डेटा को आप कन्वर्ट कर लें आप 100 माइनस 300 ओवर 2, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 200 ओवर 2, तो ये आ जाएगा माइनस 100। सिंपल उसको डिवाइड कर दिया, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह उसको करते हैं 100, और ये आ जाएगा 100 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। और अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 पाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 200 पाई हो जाएगा। आंसर इसका आ जाएगा -200 पाई रेडियन पर मिनट स्क्वायर। और इस तरह का आंसर मौजूद है डी में। मैंने साइन नहीं लगाया, रिटार्डेशन होता ही नेगेटिव है, अंडरस्टूड है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ बस यही फार्मूला लगाना था और यूनिट का ज़रा सेट करना था। रेडियन पर मिनट स्क्वायर में आंसर देना था। रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में अगर पूछा होता तो यही आंसर था, लेकिन रेडियन में पूछा था। MCQs नंबर 7 पे आ जाए प्यारे बच्चों। 7 MCQs में कहा गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये 7 MCQs ही था, मैंने MCQ स्किप कर दिया। 6 अब कर लेते हैं। MCQ नंबर 6 को देख लें। A ball is tied to a string and is swung in vertical circle. Which of the following remain constant? कि बाल को हमने पत्थर को या बॉल को धागे के साथ बांधा है और वर्टिकल स्विंग सर्कल में, वर्टिकल सर्कट वाला टॉपिक, सर्कल वाला टॉपिक बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। और हमने देखा है कि वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है, टेंशन भी वेरिएबल होती है, वेट भी वेरिएबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी वेरिएबल होती है। तो इसमें फिर कांस्टेंट कौन सी चीज़ हो जाएगी? तो कांस्टेंट जो है वो ऑब्जेक्ट का, इसमें ऑप्शन देखें, टेंशन नहीं, स्पीड नहीं, सेंटीपिटल फोर्स नहीं, अर्थ पुल ऑन द बॉल ये ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो कुल वेट है, कुल वेट mg वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में वो रिवॉल्व कर रहा होता है। लिहाजा 6 के अंदर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि वर्टिकल सर्कल में जो अर्थ की पुल है वो कांस्टेंट रहती है, बाकी सेंटीपिटल फोर्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी सब वेरिएबल होता है, स्पीड भी वेरिएबल है। MCQs नंबर 7 हो गया था, 8 की तरफ आ जाए। A stone is rolled in vertical circle. The stone has radial acceleration only. Radial means centripetal. Tangential acceleration only, both.
याद रखें कि वर्टिकल सर्कल मैंने आपको समझाया था कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बदलती है और सेंट्रीपिटल वेलोसिटी तो वैसे भी डायरेक्शन की वजह से बदल रही होती है, लिहाजा इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। एमसीक्यूज नंबर 9 पे आ जाए। A point on the rim of the wheel is 4 meter in diameter। कि रिम जो है वो 4 मीटर के डायमीटर पे मौजूद है। 4 मीटर का जब डायमीटर है तो उसका रेडियस फिर कितना होगा प्यारे बच्चों? 2 मीटर होगा। ज़ाहिर है डायमीटर अगर 4 मीटर है तो वेलोसिटी उसकी दी गई है हम लोगों को टेंजेंट के जो वेलोसिटी है एंड हैज़ वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में 1600 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी गई है। तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा वाले फार्मूले से ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर कर लें, v बाई आर कर लें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें, 100 पे डिवाइड कर दें और आपके पास इस फार्मूले में जब पुटिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड और ये ऑप्शन मौजूद है डी में। खुद इसको चेक कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड करना होगा। v तो 16/2 क्या होता है? 8 होता है। ये सेंटी से ये 16 बन जाएगा। 16/2 जो है 8 आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर से तो 100 कैंसिल हो जाएगा ना। तो डी ऑप्शन एक्सक्यूज नंबर 9 कर लिया है। डियर स्टूडेंट, आप MCQ नंबर मतलब इस टेस्ट कोई सॉफ्ट किस्म का टेस्ट चल रहा है। MCQ नंबर 10 की तरफ आ जाइएगा। A stone is tied to the end of 20 centimeter long string and wheeled in horizontal circle। सेंटीपिटल एक्सेशन दे रखा है, एंगुलर स्पीड बतानी है। तो बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है। कितना लंबाई से धागे की लंबाई रेडियस है तो वो 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। ठीक है जी। और एक्सेलरेशन आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल और सेंटीपिटल एक्सेशन जो है वो 9.8 है। सेंटीपिटल एक्सेशन जी के इक्वल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एंगुलर स्पीड बतानी है, ओमेगा बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर एक्सेशन का फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर आपको अच्छे से पता है। तो अब ओमेगा स्क्वायर आपने बताना है तो वो AC/R होगा। दोनों तरफ रूट ले लें तो ओमेगा आपके पास AC/R होगा। AC भी आपको मौजूद है और R भी आपको गिवन है। जस्ट इसमें पुटिंग कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें और पुटिंग और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है जो आप जिस रिज़ल्ट पर पहुंचेंगे MCQ नंबर 10 में तो वो लगभग 7 आंसर आ जाएगा। इसको आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। जस्ट ये डेटा पुट कर दें, फार्मूला आपको सेट कर दिया है मैंने, ये आंसर आना चाहिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। 11 क्वेश्चन को देखें प्यारे बच्चों। 11 क्वेश्चन में कहा गया है 2 डिस्क A and B have same mass and same thickness but made of aluminium and B is made of lead। तो about central axis moment of inertia किसका ज़्यादा होगा? A एलुमिनियम से बना हुआ है और B जो है वो लेड से बना हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस क्वेश्चन को ज़रा देखें कि 2 डिस्क हैं, एक A है और एक B है। दोनों जो डिस्क्स हैं A और B उनके मैसेज सेम हैं, मैसेज सेम हैं, लेकिन इसमें ये बात हम लोगों ने नहीं बताई हैज़ सेम मैसेज एंड सेम थिकनेस। मैसेज भी सेम है और उनकी थिकनेस भी सेम है। सेम मैस और सेम थिकनेस की जब आप 2 शीट बनाएंगे तो ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसका ज़्यादा है। ए जो है वो किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम, और वो बनी हुई है लेड की, बी। अब दोनों की थिकनेस यानी कि आपने मोटाइयाँ जब और मैसेज भी दोनों के सेम हैं
दोनों एक एक फ़र्ज़ करें 1-1 kg की डिस्क हैं, तो अब थिकनेस मोटाई सेम रखनी है। तो मोटाई जब आपने सेम रखनी है तो आपको पता है कि ये लेड वाली डिस्क ज़्यादा डेंस होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये डिस्क छोटे रेडियस में बनेगी और एल्युमिनियम की डिस्क बड़े रेडियस में बनेगी, क्योंकि उसकी उसी थिकनेस में ज़्यादा मैस आएगा और इसकी उसी थिकनेस में कम मैस आएगा। तो ये डिस्क जो है वो बड़े रेडियस की बनेगी और ये डिस्क छोटे रेडियस की बनेगी। जब रेडियस इसका बड़ा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा एल्युमिनियम वाली का, और लेड वाली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेडियस सेम नहीं कहे गए, थिकनेस सेम, उन प्लेटों की मोटाइयाँ हमने सेम रखनी हैं। तो जब मोटाइयाँ आपने सेम रखनी हैं और तो ज़ाहिर सी बात है, और इसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि लेड ज़्यादा डेंस है, और इसका कम आता है, तो ये बड़ी बनेगी, ये छोटी बनेगी। तो डेफिनेटली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो राइट ऑप्शन मिल चुका है 11 क्वेश्चन में, और ए डिस्क जो है उसका लार्जर होगा, और ये ऑप्शन मौजूद है बी में। एमसीक्यूज नंबर 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड क्यूब इज मिनिमम अबाउट, सॉलिड क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है कि क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो याद रखें कि जो क्यूब होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है वो इस तरफ मैक्सिमम होता है, इसका सेंटर से भी उसका मैक्सिमम, लेकिन जो डायगोनल हैं, डायगोनल के हिसाब से मैस की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी बनती है, इसका बाकायदा प्रूफ है कि डायगोनल के हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम रहता है क्यूब का। यानी कि जिस तरह ये कमरा एक क्यूबिकल है, जब आप इसको डायगोनल के एक क्रॉस इसको रोटेट करवाएंगे, डायगोनल के एक क्रॉस जब आप उसको क्यूब को रोटेट करवाएंगे, ये जिसके डायगोनल्स इससे गुजर रहे हैं, ये डायगोनल्स जो इसके जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक डायगोनल्स, ये इस तरह डायगोनल सेंटर से आप हिसाब करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल बनेगा, ये अगर एक्सेस डायगोनल पर डायगोनल्स के अबाउट इसको रोटेट करवाया जाए, डायगोनल के हिसाब से इसको रोटेट करवाया जाए, तो उस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम आता है। जो डायगोनल्स इसके लग रहे हैं, अंदर से गुजरते हैं ना डायगोनल्स, तो डायगोनल्स के हिसाब से, यानी कि यूँ जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा, ये डायगोनल्स जो इसके हैं जिधर से पकड़ें डायगोनल्स, ये डायगोनल्स के हिसाब से जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम आता है। अगला क्वेश्चन जो है, लिहाजा इस ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिल चुका है, इसका नंबर था 12 नंबर कहाँ पे मैंने लिखा है, 12 नंबर, इसका राइट ऑप्शन डी था, डायगोनल वाला ऑप्शन डी है। बाकी जितने भी हैं वो रॉन्ग ऑप्शन है, आप उनको रीड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। गेट हरी 13 में, अ स्फीयर रोलिंग ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप्स, कि हॉरिजेंटल सरफेस पे एक स्फीयर है, वो रोल कर रहा है, नंबर 13 एमसीक्यूज, और वो रोल करते 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 रुक जाता है, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स हैज़ टेंडेंसी टू, फ्रिक्शनल फोर्स की जो टेंडेंसी है वो क्या करती है कि स्फीयर जो है वो रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप्स, रोल कर रहा है, इस तरह फ़र्ज़ करें रोलिंग कर रहा है। रोलिंग में आपको पता है और रोटेशनल भी होता है, और रोटेशनल इफ़ेक्ट भी होता है और ट्रांसलेशनल इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसमें होना क्या जा रहा है, तो फ्रिक्शनल की फोर्स की क्या टेंडेंसी होगी, इंक्रीजेज लीनियर वेलोसिटी, फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन को अपोज करती है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ लग रही होगी, फ्रिक्शन की फोर्स मोशन के अपोजिट होगी, लिहाजा वो किसी भी सूरत में जो है ऑब्जेक्ट का सोकल ट्रांसलेशनल मोशन इंक्रीज़ नहीं करवाती। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन की फोर्स को देखें तो आर के ऊपर ये मोमेंट आर्म है सेंटर के अबाउट, आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये टार्क पैदा कर सकती है, टॉर्क। जैसे आर क्रॉस एस, जैसे एक रॉड लगा हुआ है, यहाँ फोर्स लगा लो,
तो ये इसको रोटेट करवाने की सलाहियत, इसका मतलब है फ्रिक्शन की फोर्स की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इंक्रीज द ट्रांसलेशनल नहीं, इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, हाँ इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम, डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी। तो बस फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखती है या एंगुलर एक्सेलरेशन को इंक्रीज, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर मोमेंटम को डिक्रीज करने की टेंडेंसी रखती है। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन दे रखा है वो बी है। एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ आप मूव कर जाएं। Without weighing, how will you distinguish between the identical ball of the same material but one being solid and other being hollow? सही है कि अगर आपके पास एक दो आइडेंटिकल बॉल हैं, सेम मटेरियल की आइडेंटिकल बॉल हैं, तो आप उनमें फ़र्क कैसे करेंगे, आप उनको वेट किए बगैर कैसे फ़र्क करेंगे। आइडेंटिकल सेम मटेरियल की बॉल हैं, एक जो है सॉलिड है और एक हॉलो है, तो इसके ऑप्शन ज़रा देख लें। बाय रोलिंग दैम ऑन इंक्लाइन प्लेन, आपको पता है हॉलो और सॉलिड जो है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ हैं, लिहाजा उनकी स्पीडें भी मुख्तलिफ होंगी। जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। उनकी कैनेटिक एनर्जीज़ भी मुख्तलिफ होंगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मुख्तलिफ हैं, लिहाजा रोल करने से हम उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जिसकी कैनेटिक एनर्जी जितनी कम होती है तो उस वक्त जो है उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड जो है वो ज़्यादा होती है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, ये बातें अगर आपको याद हो, जैसे मैंने आपको डिस्क और हुप का करवाया था, तो डिस्क की वेलोसिटी जो थी वो आपके पास GHI थी और उसकी 4/3 GHI थी, किसकी, डिस्क की, और ये किसकी थी, हुप की। तो इसका मतलब है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कम है ना, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन किनेटिक एनर्जी फिर किसकी ज़्यादा होती है, किनेटिक एनर्जी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो। किनेटिक एनर्जी बड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले की ज़्यादा होती है और वेलोसिटी कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले की ज़्यादा होती है। ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा रोल करने वाला ये पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है, लेकिन बाद वाले ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। बाय डिटर्मिनिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। स्पिनिंग दैम बाय इक्वल टार्क, ये भी राइट ऑप्शन। स्पिन करने से, रोल करने से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इन दोनों बॉल्स में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि कौन सी सॉलिड है और कौन सी हॉलो है। तो ये ऑल ऑप्शन जो है वो ठीक था, यानी कि डी। एमसीक्यूज नंबर 15 में, फ्लाई व्हील इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन। फ्लाई व्हील स्टीम इंजन का अहम हिस्सा होता है या किसी भी इंजन का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि फ्लाई व्हील का काम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोशन को स्मूथ रखना उसका काम है। ए ऑप्शन में इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ इंजन, बिल्कुल नहीं। इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू इंजन, नहीं। इट डिक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, क्यों, वो तो बढ़ाता है। इट हेल्प्स द इंजन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म। फ्लाई व्हील का काम होता है इंजन के मोशन को स्टेडी रखना, उसको यूनिफॉर्म रखना, उसको इनर्शियल नेचर में रखना। लिहाजा 15 का जो है डी ऑप्शन अगेन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 16 की तरफ आ जाएं डियर स्टूडेंट्स। इफ़ द अर्थ श्रिंक टू हाफ ऑफ द प्रेजेंट रेडियस विदाउट चेंजिंग द मास ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ अपने लेक्चर में कि जो रेडियस है स्पिनिंग के केस में टाइम पीरियड रेडियस से कैसे रिलेटेड है। अब रेडियस अगर आधा हो जाए तो टाइम पीरियड 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा तो आपको अच्छे से पता है 1/4 हो जाएगा तो असल टाइम पीरियड अर्थ का कितना है, 24 घंटे है। 24/4 कितना आ जाएगा, 6 आवर का डे एंड नाइट हो जाएगा। ये बात पहले मैं एमसीक्यूज डिस्कस भी करवा चुका हूँ क्लास में, लिहाजा इसका ऑप्शन सी जो है वो अच्छा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है। ये डिस्कशन हो चुकी है अगर आप लोग मेरे साथ थे। ऑर्बिटल के केस में भी फार्मूला समझाया था, स्पिन केस में भी समझाया था, श्रिंक का केस। अगला क्वेश्चन, मिनट हैंड ऑफ द लार्ज क्लॉक इज़ 3 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ मीन एंगुलर वेलोसिटी। देखें, आपको पता होना चाहिए कि मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो 2 पाई रेडियन ओवर 60 मिनट है। ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है मिनट हैंड का, क्योंकि उसका पीरियड 60 मिनट होता है। और ये अंडरस्टूड है, ये पाई/30 बन जाएगा कैंसिल करके, और
मिनट में, और सेकंड में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सारी डिस्कशन क्लास में हो चुकी है, तो रेडियन पर सेकंड, और इसको फर्दर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर इस तरह आ जाता है। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो मिनट हैंड है या सेकंड हैंड है या कोई हैंड है, उसकी लंबाई जो है एंगुलर वेलोसिटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसकी लंबाई लीनियर वेलोसिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितनी सुई लंबी होगी उसकी जो एंगुलर जो लीनियर वेलोसिटी है रिम के ऊपर, एंड के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, वो बड़ी होगी। एंगुलर वेलोसिटी 3 मीटर हो, 1 मीटर हो, आधा मीटर हो, वो सेम है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रखोगे तो फिक्स टाइम देगी ना। एंगुलर वेलोसिटी बड़ी छोटी नहीं होती। ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है कि साइज़ बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी छोटी और छोटी करने से एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इसमें फोर्स इन्वॉल्व होती है। लिहाजा ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, और इसका नंबर चल रहा था 17। राइट ऑप्शन बी 17 में। MCQs नंबर 18 में आ जाएं डियर स्टूडेंट्स। अ चाइल्ड riding on a large merry-go-round travel the distance 3 meter in circle। सर्कल में वो 3 मीटर का सर्कल के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। प्यारे बच्चों, 3000 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है, और उसका डायामीटर कितना है मैरी गो राउंड में? 40 मीटर, और रेडियस कितना होगा फिर? 20 मीटर इसका रेडियस होगा। टोटल एंगल थ्रू विच शी रिवॉल्व, एंगल टोटल बताना है थीटा। तो आप अच्छे से पता है एंगल का फार्मूला क्या है, S बाई आर। एस भी गिवन है, आर भी गिवन है। जस्ट इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से बहुत आसान सी बात है। 3000 पे 20 जब डिवाइड होगा तो 150 रेडियन आंसर दे देगा। 150 रेडियन उसने चक्कर लगाया होगा। बहुत आसान। S = R थीटा से ये प्रॉब्लम हो रहा था। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है नंबर 19 में, Earth exert the force 2.5 Newton on the apple. What force exert apple on Earth? ये न्यूटन थर्ड लॉ है। जितनी फोर्स ज़मीन एप्पल पे लगाती है तो एप्पल भी ज़मीन पे उतनी फोर्स लगाएगा। अगर ज़मीन एप्पल पे 2.5 न्यूटन लगा रही है तो एप्पल भी ज़मीन पे 2.5 ही लगाएगा। लिहाजा 2.5 ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन। एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। देखें, आपको मैंने जी की वैल्यू समझाई थी 4/3 पाई जी रो आर। तो जो डेंसिटी है अर्थ डेंसिटी और जी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं जी की वैल्यू का इन टर्म ऑफ डेंसिटी। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी ग्रेविटी के साथ इफेक्टेड वो बता रहे थे। उसके बाद 21 MCQs में चले जाएं। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ। देखें, बस मैं बताता हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, ना मास पे, ना डिस्टेंस पे, ना किसी चीज़ पे। लिहाजा नन ऑफ दीज, जितने भी ऑप्शन दिए, एक्सेशन है, हीट कंटेंट है, नेचर मटेरियल वगैरह वगैरह, नन ऑप्शन है, और नन डी में पड़ा होता है आमतौर पर। और 22 की तरफ चले जाएँ। इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द एपरेंट वेट ऑन द सरफेस ऑफ, मैं आपको सारी की सारी एपरेंट वैल्यू ऑफ जी मैं बता, ये आपको मैंने अर्थ के लिए बताया था कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो ये बला थी, ये मैंने लेक्चर में समझाया था। अब अगर इसको जी के लिए करें तो ये एम ए, ये क्या हो जाएगा? एम ए एम जी, उधर एम पहले से मौजूद है, एम को कॉमन लेके ख़त्म कर लें तो एपरेंट एक्सेशन जो है वो आपके पास जी माइनस एम ख़त्म हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर होगा।
प्यारे बच्चों, अगर अर्थ रुक जाए तो ओमेगा 0 हो जाएगा, ए जी हो जाएगा। आपको पता है आर ओमेगा स्क्वायर जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन है और वो जी को माइनस कर रहा है। जब माइनस कर रहा है तो एक्सलेशन कम है जब रोटेट कर रही है। जब रोटेशन स्टॉप कर देगी तो आपका जो अपना हक है, आपका ए प्योर जी हो जाएगा। अभी आपका हक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने खा रखा है, आपका एक्सलेशन जो है वो कम है जी की वैल्यू से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो प्योरली इक्वल हो जाएगा। लिहाजा जी की वैल्यू ऐसा कर देने से, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर 22 क्वेश्चन में कि ऐसा कर देने से क्या पूछा गया है कि जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीज़ जो मौजूद है वो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और याद रखेंगे ये जो जी की वैल्यू का फ़र्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक्वेटर पे होगा, वरना पोल पे अगर आप मौजूद हैं तो पोल पे अर्थ फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए जी की वैल्यू मुतासर नहीं होती। इक्वेटर पे वो अगर फास्ट हो जाती है तो एक्सेशन जो है वो एपरेंट एक्सेशन कम हो जाता है और स्लो हो जाती है तो वो बढ़ जाता है। लिहाजा ये इक्वेट समवेयर एट इक्वेटर ये मुतासर होगी और स्टॉप हो जाने से ये इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपको कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूँ क्लास में। MCQs नंबर 23rd MCQs में द यूनिट ऑफ क्वांटिटी G बाई G क्या है इसकी, ये पता नहीं कहाँ से MCQ। G बाई G जो है इसकी यूनिट मैंने बतानी है, यूनिट बतानी है। तो अब इसकी यूनिट बताना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बहरहाल इसकी है kg, जो आपके पास इसको क्या बोलते हैं, या इसकी डायमेंशन अगर लिख लेते हैं तो डायमेंशन लिख लें तो यूनिट आसानी से बनती है। अगर यूनिट लिख लेते हैं तो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या यूनिट, kg, या ये यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और g की जो यूनिट है वो आपके पास है न्यूटन पर kg। तो न्यूटन पर kg, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, kg -2 + 1, तो मीटर स्क्वायर kg -1। इस तरह का ऑप्शन आपके पास मौजूद है बी में मौजूद है। ये M2 लिखा हुआ है, M स्क्वायर है बी में। तो MCQs नंबर 20, ये कोई यूनिट वाला MCQs ऐसे दे दिया है। If a body of 1 kg mass is suspended from the balance of the elevator and accelerating downward with the acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रीडिंग बतानी है। तो हमें पता है नीचे की तरफ जब भी इकोसिस्टम एक्सेलेरेट करता है तो रीडिंग इस फार्मूले से आती है। तो इस फार्मूले में आपने जस्ट पुटिंग करनी थी। मैस दे रखा था 1, जी की वैल्यू 9.8, 1 और एक्सेशन 4, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दें और माइनस करने से रीडिंग आ जाएगी 5.8 न्यूटन। वेट लॉस होता है, ये बातें डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं आप और मेरे बीच। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं। डियर स्टूडेंट, 25 क्वेश्चन में कहा गया है 60 kg मैन लिफ्ट इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन, यानी कि किस एक्सेलरेशन से 4.9 से अपवर्ड जो है एक्सेलरेट कर रही है, यानी इसका एक्सेलरेशन g/2 है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। विल एपरेंट वेट, तो हमें पता है आप ऊपर एक्सेलरेट करने से रीडिंग इस तरह ली जाती हैं वेट बैलेंस की। तो बड़ी सीधी सादी बात है, mg + mg/2, तो LCM 2mg mg/2, तो 3mg/2 इसकी जो है वो रीडिंग है। और सारे का सारा डेटा जब इसमें पुटिंग करोगे आप 3/2, मैस कितना है बंदे का 60 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8, तो इससे आपके पास 882 न्यूटन आ जाएगा। 882 न्यूटन चेक कर लें, बहुत सीधी सी कहानी है, डिटेल में क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ट्वेंटी 26 MCQs की तरफ आ जाएं। 26 MCQs में, एन ऑब्जेक्ट इन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज वेटलेस ड्यू टू फ्री फॉल। ऐसी बात है, इसमें क्या है, जी की वैल्यू 0 है, फोर्स नहीं लग रही है, अवे फ्रॉम द अर्थ है, नहीं फ्री फॉल है। फ्री फॉल में हम पढ़ चुके हैं कि फ्री फॉल में
mg माइनस ए भी जी हो जाता है और रीडिंग 0 हो जाती हैं। लिहाजा फ्री फॉल वाला बी ऑप्शन था और ये अच्छा MCQs है, टेस्ट में भी आ चुका है। 7 में when you stand on the spring scale on the floor of an elevator, which of the following scale show the highest reading when elevator? तो डेरी बात है, हाईएस्ट रीडिंग उस वक्त हमें मिलती हैं जब मूव करता है इंक्रीजिंग स्पीड में। इसमें ऑप्शन है कि हाईविंग रीडिंग कब मिलेगी, मूव अपवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, डाउनवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो हमें पता है अपवर्ड जब वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ जाता है तो रीडिंग ज़्यादा होती हैं। बाकी रॉन्ग ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया। बाकी ऑप्शन भी रीड किया करें, बाज़ों का 2-2, 3-3 ऑप्शन ठीक होते हैं। आल वाला ऑप्शन भी रीड सारे किया करें, लेकिन बाकी का ऑप्शन गलत हैं। तो लिहाजा हमें पता है रीडिंग उस वक्त बढ़ती है वेट बैलेंस की जब ऊपर एक्सलेरेट करता है। ए ऑप्शन है। 28 MCQs में आ गए। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग इनसाइड द लिफ्ट इफ द लिफ्ट फॉल विद एक्सलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। तो ज़ाहिर है लिफ्ट अगर 10 मीटर पर एक्सलेरेशन के साथ गिरना शुरू कर दे, यानी कि 10 is 9.8 रफली, तो यही केस हो जाएगा। तो रीडिंग जो है mg माइनस MABG रीडिंग 0 हो जाएंगी और 0 ऑप्शन मौजूद है ए में। 29 second last MCQs. The velocity with which a projectile must be fired so that it escape from the earth gravitational field depends upon, यानी कि जिससे एक प्रोजेक्टाइल को फेंकें और वो अर्थ की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाए, तो वो वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मैस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, सॉरी डज नॉट डिपेंड अपॉन था, मैस ऑफ अर्थ पे करती है, मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल पे नहीं करती है। हमें पता है एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के मैस और साइज़ पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मैस साइज़ पे डिपेंड नहीं करती। लिहाजा ऑप्शन मिल चुका है, वो बी ऑप्शन है। इस तरह MCQs नंबर लास्ट MCQs 30 की तरफ आ जाएं। इसमें क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी की वैल्यू को कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमें पता है वैल्यू ऑफ जी अर्थ की सरफेस पे जी ही होती है, जी ही होती है, फिक्स है वो वैल्यू, जिसकी वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी या मीटर स्क्वायर है अर्थ सरफेस पे। जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा सरफेस ऑफ अर्थ पे है, एल्टीट्यूड पे भी ये कम होती है और डेप्थ पे भी कम होती है, सेंटर पे 0 हो जाती है और उधर इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है। तो जी की वैल्यू सरफेस पे जी ही होती है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे वो जी के बराबर है। ये क्वेश्चन हल हो गया और राइट ऑप्शन जो है वो ए में पड़ा था। इस तरह से मैंने आपको सोल्यूशंस दे दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।